Hello everyone, welcome to Prince Civil Services YouTube channel, a visionary program of Prince EduHub Seeker. So, अब ये हमारी सीरीज में दूसरा पार्ट है पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज। हमने लास्ट टाइम ये सीरीज स्टार्ट की थी, उसका पहला पार्ट हमने प्रेसिडेंट से रिलेटेड था, ये भी सेकंड पार्ट भी प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड है। आज मैंने ये स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट की इलेक्शन से रिलेटेड ही रखा है। हाँ, इलेक्शन से रिलेटेड मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, दैट वुड बी अ थियोरेटिकल वीडियो एंड उसका भी मैं लिंक यहीं पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑलराइट, सो जब भी आप ये एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं उससे पहले वो वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। तो भी फ्यूचर में जो भी इससे रिलेटेड वीडियोस होंगे वो सारे के सारे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूंगा। चलिए, तो आज हमारा फोकस जो है पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज, फोकस रहेगा प्रेसिडेंट पे, एंड दैट टू प्रेसिडेंट के अंडर आज हम फोकस करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे। So all the MCQs are based on the election of the president. So let's start with the first question. देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मैं पहले आपके लिए रीड आउट कर लेता हूं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स डू नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Second is disputes related to president's election are decided by the High Court and the Supreme Court. Now two statements are given. We have to see the correct option, यानी कि हमें देखना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में करेक्ट कौन से हैं, दोनों करेक्ट हैं या फिर कोई एक ही करेक्ट है, ठीक है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जनरली हमें क्लियरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की। देखिए, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, एक बार देखते हैं। पहला स्टेटमेंट ले लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने वैसे इस तरह का एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्ट लेते हैं, हु ऑल टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। हमने एक लिस्ट देखी थी, उसके अंदर कौन कौन लेते हैं। तो इसी के अंदर देखिए, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। नाउ कीवर्ड्स हम अंडरलाइन कर लेते हैं यहाँ पे। इलेक्टेड मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स डू नॉट टेक पार्ट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए, हम एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्ट लेते हैं। उसके अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी बहुत ही इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक वर्ड था, कीवर्ड इलेक्टेड। इलेक्टेड वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि इलेक्टेड एमपीस होंगे, यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऑलराइट, लोकसभा राज्यसभा के दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स एंड ओनली इलेक्टेड। देन हमने इलेक्टेड एमएलएस देखा था, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स देखे थे, प्लस हमने एमएलएस देखे थे ऑफ यूटीज। स्पेसिफिकली दो यूटीज थी, एक दिल्ली एक पुदुचेरी, ठीक है। सिर्फ यही लोग पार्ट लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो यहां हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। यहां पे देखिए, कीवर्ड एक्चुअली लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ना कि असेंबली। यानी कि ये बात कर रहे हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो हम क्या ये पार्ट लेते हैं? नहीं, ये पार्ट नहीं लेते। एक और चीज मैं आपको रिकॉल करा देता हूं यहाँ पे कि स्टेट्स में, हर स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं है। ऑलराइट, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं है, सिर्फ 6 स्टेट्स हैं जहां पे ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इसी के साथ मैं आपको एक छोटा सा टास्क, एक छोटा सा होमवर्क दे देता हूं कि आज आप पता कीजिए कि ये 6 कौन से स्टेट्स हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। ओनली 6 स्टेट्स हैं, हिंट मैंने आपको दे दिया, 6 स्टेट्स हैं, तो प्लीज ये फाइंड आउट कीजिएगा। ऑलराइट, तो सारे स्टेट्स में वैसी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हो, भले ही वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, वो इसमें पार्ट नहीं लेते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल। ये क्या कह रहा है? दे डू नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, यस, दे डू नॉट टेक पार्ट। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर दिया है, सो दैट अगर आप काउंसिल को थोड़ा सा निग्लेक्ट कर दोगे तो मे बी आप इस स्टेटमेंट को गलत समझोगे, बट ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। हम आ जाते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट्स इलेक्शन आर डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। नाउ देयर आर 2 पॉइंट्स हियर। यहां पे बात कर रहे हैं हम, अगर जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, वो कौन रिजॉल्व करता है? कौन रिजॉल्व करेगा? हाई कोर्ट करेगा या सुप्रीम कोर्ट करेगा? सी, आई विल टेल यू, Article 71 specifies that all the disputes related to the election of president would be decided by Supreme Court only. Only by the Supreme Court.
No other court can actually decide on the disputes related to the president's election. जो भी dispute, जो भी विवाद पैदा होंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, तो वो सारे के सारे कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट, ओनली सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट तो यहाँ पे है नहीं, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हाई कोर्ट इसमें पार्ट नहीं लेता। तो हमारा आंसर निकलेगा इसमें से करेक्ट ऑप्शन ओनली ए, दैट इज ए। ओनली ए इज करेक्ट, यानी ए स्टेटमेंट जो है वही करेक्ट है। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। नाउ सेकंड क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड आउट कर लेता हूं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन, दो चीजें यहां दे रखी है, ओपन बैलेट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये दो चीजें दे रखी है ए और बी में। नाउ वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन, कौन से इनमें से जो स्टेटमेंट्स दे रखी है वो करेक्ट है। देखिए यहां पे मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं। यहां पे आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 इट इज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट एंड इट सेज दैट कि इलेक्शन जो होगा वो किस बेसिस पे होगा? प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होगा इट वुड बी बेस्ड ऑन सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट बैलेट का मतलब होता है गुप्त मतदान, यानी कि आप जिस कैंडिडेट को इलेक्ट कर रहे हो या जिस कैंडिडेट का आपने अपने वोट कर रहे हो उसके बारे में आप सबको नहीं बताते। यू सीक्रेटली वोट फॉर हिम, ठीक है? यानी कि आप, जैसे कि पुराना आपने देखा होगा कि इस तरह से पेटी हुआ करती थी, आजकल तो ईवीएम बन गए, इस तरह से पेटी हुआ करती थी जिसके अंदर वो अपना वोट जो है वो डाल दिया करते थे, राइट? और जनरली ये जो वोट है वो बस अपने तक ही सीमित रखेंगे, वो बाकी लोगों को नहीं बताएंगे, राइट? दैट इज नोन एज सीक्रेट बैलेट, गुप्त मतदान कहते हैं इसे। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो भी इट इज बेस्ड ऑन सीक्रेट बैलेट, दैट इज द कैंडिडेट दे डू नॉट रिवील द नेम ऑफ द कैंडिडेट दे आर वोटिंग फॉर। तो जो भी इलेक्टर्स हैं हमारे, जो वोट करने आए हैं, वो जिसके लिए वोट कर रहे हैं उनका नाम रिवील नहीं करते। That is known as secret ballot. All right. So first statement open ballot is wrong. Open ballot कैसा होगा? Open ballot ऐसा होगा कि मैं जैसे जो भी इलेक्ट करने आए हैं वो कैंडिडेट का नाम लिख के सबको बता देंगे कि मैं इनको वोट कर रहा हूँ, ठीक है? दैट इज नोन एज ओपन बैलेट। बट यहाँ पे कैसे होता है? सीक्रेट बैलेट में। तो पहला तो ऑप्शन अपना गलत हो ही गया है। सेकेंड देखते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया है। सेकेंड देखते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सेम यही आर्टिकल है, आर्टिकल 55। It says that president's election would be based on the proportional representation. Proportional representation. Proportional representation by means of single transferable vote. Understand these two terms. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि प्रोपोर्शन के हिसाब से, जिस जिसका जितना प्रोपोर्शन है, जिस पार्टी का या जिस ग्रुप का जितना प्रोपोर्शन है उसके उतने वोट्स आएंगे, ठीक है? देखिए इसके बारे में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो वीडियो होगा यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, ठीक है? तो मैं जल्दी उस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो साथ ही साथ में यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप जब भी ये चीज़ पढ़ें तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए आप वहाँ पे रेफर कर सकते हो। एक शॉर्ट में मैं आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जरूर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या होता है। देखिए जनरली प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसके अंदर कैंडिडेट्स, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 5 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है? ए, बी, सी, डी एंड ई, ठीक है? अगर ये 5 कैंडिडेट्स हैं तो जनरली हम इलेक्ट करेंगे इसे, हम हमारी प्रेफरेंस देंगे। जो इलेक्टर होगा वो इसे प्रेफरेंस देगा कि मैंने बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी, फिर ए, फिर सी, फिर डी या ई, इनको प्रेफरेंस दे दी। तो 1 2 3 के बेसिस पे आप अपने जो भी, सबके पास इसी तरह से एक होगा और सबको उसके अंदर अपनी प्रेफरेंस लिखनी होगी। सबने अपनी प्रेफरेंस लिख दी, ये वोट दे दिया जाएगा। नाउ दिस इज द वोट, फाइनल वोट। ये सिंगल वोट है जो ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि हमारा कैंडिडेट इलेक्ट नहीं हो जाता। जो हमें, जो इलेक्शन जिसका करना है, यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना है, जब तक वो इलेक्शन नहीं हो जाता कंप्लीट, तब तक यही एक ही वोट, एक बार आपने प्रेफरेंस दे दी, नाउ दिस सेम वोट वुड बी ट्रांसफरेबल। कैसे ट्रांसफर होगा? आई मेक दैट वीडियो, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे किस तरह से ये ट्रांसफर होता है। वरना क्या है कि ये जैसे ही, अगर समझ लो सबसे कम जिसको वोट मिले हैं, फर्स्ट इलेक्ट काउंटिंग करेंगे, सबसे कम जिसको वोट मिले हैं, सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस जिसको मिली है, सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस, उसको डिस्कार्ड कर देंगे, उसे आउट कर देंगे इलेक्शन से, और उसके जितने भी वोट हैं उसमें सेकंड
पोजीशन जिसकी भी है उनमें वोट बांट दिए जाएंगे। दैट मीन्स द सेम वोट इज एक्चुअली ट्रांसफरेबल, है ना, यही ट्रांसफर हो रहा है, तो इसीलिए इसको कहा गया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्लियर है? चलिए इसके बारे में डिटेल में मैं वीडियो में बना दूंगा इसके इलेक्शन में, दैट वुड बी मोर क्लियर, वहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप ये देखिए कि ओपन बैलेट तो नहीं है, सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है, बिल्कुल proportional representation by means of single transferable vote. So our answer would be, we have to choose the correct option, so only B, that is B option. Clear है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Now see, I'll read out the question for you. What is the maximum age limit prescribed for the post of President of India? सब मैक्सिमम एज लिमिट पूछ रहे हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, यहाँ प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, प्रेसिडेंट कोई प्रेसिडेंट बन सकता है, उसके लिए मैक्सिमम एज क्या प्रेस्क्राइब्ड है? ऑप्शंस आर 65 इयर्स, 60 इयर्स, 62 इयर्स, और डी देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट। राइट, सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट स्टिल मैंने इसे इंक्लूड किया है सो दैट क्लियरिटी आ जाए, डाउट्स क्लियर हो जाए। हमने वैसे भी हमने ये सीरीज इसीलिए चलाई है, हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमें यूपीएससी लेवल के एकदम हार्ड क्वेश्चंस करने हैं, बट दीज क्वेश्चंस आर डिजाइंड टू मेक थिंग्स क्लियर, है ना, तो ये आपके डाउट्स क्लियर हो जाए इसके लिए। देखिए अगर हम यहाँ बात करें मैक्सिमम एज लिमिट की, पिछले सेशन में हमने 5 जो क्वेश्चन किए थे उसमें एक क्वेश्चन था जहां पे हमने इसके क्वालिफिकेशंस देखे थे कि प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होती है। तो मिनिमम एज तो उसमें प्रिस्क्राइब थी, क्या थी? 35 ईयर्स, कि मिनिमम 35 ईयर्स तो पूरे हुए हुए होने चाहिए, वो कंप्लीट किया हुआ हो तो ही वो कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा हो सकता है। बट नाउ दिस इज द मिनिमम एज, ये है मिनिमम, बट व्हाट अबाउट द मैक्सिमम एज? सो आई विल मेक इट क्लियर, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी मैक्सिमम लिमिट, एज लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट्स पोस्ट। सो आवर आंसर वुड बी डी, देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट। ठीक है, इसके लिए मिनिमम एज लिमिट जरूर दे रखी है 35 ईयर्स, बट मैक्सिमम एज लिमिट नहीं दे रखी है। दैट मीन्स कि irrespective of the age, anyone can compete for the election of the president, for the post of the president. क्लियर है? यहाँ पे ये जो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी है, जनरली ये जो टर्म्स होती है कई सारी अथॉरिटीज के लिए रिटायरमेंट टर्म होती है, बट यहाँ पे कोई मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। See, I'll read out the question for you. How many times the president of India can seek re-election to his post? यानी कि कितनी बार वापस री इलेक्शन में, यानी वापस खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में, कितनी बार खड़े हो सकते हैं, कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं। चलिए कितनी बार री इलेक्ट होकर वापस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या है। वंस यानी एक ही बार, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। आई विल मेक इट क्लियर फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज, हम एक और एंगल देखेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, हम कंपेयर करके देखेंगे इंडियन प्रेसिडेंट को। बट पहले ये सॉल्व कर लेते हैं कि इंडिया में प्रेसिडेंट के लिए री इलेक्शन कोई लिमिट स्पेसिफाइड है? देन आई विल टेल यू देयर इज नो लिमिट। सो आवर आंसर वुड बी एनी नंबर ऑफ टाइम्स। दो प्रैक्टिकली हम देखें तो अब तक सिर्फ कोई प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के अंदर मैक्सिमम 2 टाइम्स ही बने हैं, ऑलराइट, राजेंद्र प्रसाद, एंड आफ्टर दैट no one has actually occupied the post of president more than 2 times. तो जनरल एक कॉमन सेंस लोगों के दिमाग में होगा कि क्या पता 2 बार ही बन सकते हो, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट, अभी यहीं पे हम कंपेयर कर लेते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट को। यूएसए के जो प्रेसिडेंट है इनके लिए मैक्सिमम 2 टर्म्स प्लस हर टर्म होती है 4 इयर्स की। वहीं हम प्रेसिडेंट की बात करें, इंडिया के प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन टर्म होती है 5 इयर्स, यानी 5 साल वो अपनी पोस्ट पे रहते हैं। वहीं अगर हम यूएस से कंपेयर करें तो वहां पे सिर्फ 4 साल तक वो अपने पोस्ट पे रहते हैं, प्लस मैक्सिमम टर्म वहां पे है 2 बार, यहाँ पे कोई मैक्सिमम टर्म नहीं है। यानी कि यहाँ पे प्रेसिडेंट, कोई भी प्रेसिडेंट जो है, अभी जो प्रेसिडेंट है वो वापस इलेक्ट हो सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स, देयर इज नो मैक्सिमम टाइम, जो जितनी बार वो इलेक्ट होके वापस ये पोस्ट ले सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर इज नो मैक्सिमम टाइम ही कैन गेट री इलेक्टेड। दो अगर यूएस के प्रेसिडेंट से हम कंपेयर करें तो हम कंपेयर कर सकते हैं, वहां पे सिर्फ 2 टर्म्स होते हैं,
जैसे बराक ओबामा 2 बार प्रेसिडेंट बन गए थे, इसीलिए उन्होंने थर्ड टाइम पे इलेक्शन फाइट नहीं किया। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. I'll read out the question for you. The nomination of a candidate for election to the office of president must be subscribed by at least. Must be subscribed by at least, यानी कि नॉमिनेशन जब करवाया जाता है, कोई कैंडिडेट खड़ा होता है, तो उसके नॉमिनेशन पेपर पे किसके साइन, कौन उसे सब्सक्राइब करेगा, यानी कि कौन उसे प्रमोट करेगा, इसके लिए कुछ लिमिट है, दे रखी है. ऑप्शंस देखते हैं. ए है 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स. बी 25 proposers and 25 seconders. C 20 proposers and 20 seconders. D 50 proposers and 20 seconders. ठीक है, थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है मैंने, बट स्टिल लेट्स ड्वेल इनटू द क्वेश्चन. ये पूछ रहा है कि जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होता है, मतलब नॉमिनेशन होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से पहले जब नॉमिनेशन पेपर जमा किए जाएंगे प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के, तब क्या उस कैंडिडेट के लिए कोई उसे प्रमोट करेगा, यानी कि उसे वहां पे कोई मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को साइन करने की जरूरत है एज प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स. तो है, बिल्कुल है. आंसर क्वेश्चन से ये तो पता चल गया कि है, बट अब कितना है ये देख लेते हैं. देखिए आंसर है 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स. दैट इज जो इलेक्टर्स हैं, यानी कि जो वोट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, यानी हमने वो लिस्ट देखी थी एमपीज की, इलेक्टेड एमपीज, इलेक्टेड एमएलएज एंड इलेक्टेड एमएलएज ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी. इनमें से, इन मेंबर्स में से 50 तो होंगे प्रपोजर्स, 50 होंगे सेकेंडर्स. उस नॉमिनेशन पेपर हर कैंडिडेट के लिए होना चाहिए. हर कैंडिडेट के लिए, जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसके लिए 50 तो प्रपोजर्स साइन करेंगे उस पर, और 50 सेकेंडर्स के तौर पे उसे साइन करेंगे. ठीक है, प्रपोजर्स जो इसे प्रपोज कर रहे हैं, उस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं कि हम उसे प्रपोज कर रहे हैं कि ये हमारी तरफ से हमारा कैंडिडेट रहेगा. दो ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं होता, बट स्टिल ये बहुत ही जरूरी होता है कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है नॉमिनेशन पेपर वहां पे कंसीडर किए जाने के लिए. तो 50 प्रपोजर्स साइन करेंगे उस पर, और ये सारे के सारे जो प्रपोजर्स और सेकेंडर्स होंगे, ये कौन होंगे? ये होंगे इलेक्टर्स. इलेक्टर्स यानी कि जो कि वोट कर रहे हैं, जो वोट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में. हर कोई नहीं कर सकता, सिर्फ वही लोग जो इलेक्टर्स हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में. ठीक है, ये एज प्रपोजल्स 50 साइन करेंगे, 50 एज सेकेंडर्स साइन करेंगे. ऑलराइट, सो एट with this I'll end my session here. I hope you enjoyed the video and it was fruitful for you. कुछ सीखा होगा आपने इस वीडियो के साथ में. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड विल कंटिन्यू द इनिशिएटिव. और यही पॉलिटी विद एमसीक्यू ये सीरीज चलाएंगे हम. आज हमारा सेकंड था, हम इसके साथ ही मैं दूसरी सीरीज लेके आऊँगा. ऑलराइट, यहीं पे प्रेसिडेंट अभी तक बचा है हमारा, तो प्रेसिडेंट के सारे डायमेंशंस हम कवर कर लेंगे. आज जैसे इलेक्शन किया तो लेटर ऑन अदर डायमेंशंस भी इसके कवर कर लेंगे. एंड ऑफ कोर्स आई विल डू कि आपके इन्हीं एमसीक्यूज के साथ साथ में आई विल मेक शॉर्ट वीडियोज ऑन द थ्योरेटिकल पार्ट, ताकि आपकी थ्योरी, पहले आप वो थ्योरी कर लीजिए, फिर आप यहाँ पे आके एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, चलिए देन ऑन दिस नोट आई विल एंड माय सेशन हियर. थैंक यू, हैव अ गुड डे.